हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ऋषि विवेकानंद श्रीवास्तव फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक। आज से आपकी मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सब्जेक्ट है इसकी रेगुलर क्लास लूँगा। और इसके जो भी फर्दर लेक्चर हैं जो आगे आएंगे वो यही यूट्यूब से ही आएंगे। यूट्यूब पे अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको डेली देखना है। और हाँ, इसमें ये है कि आपका अटेंडेंस भी होंगे। तो अटेंडेंस का ये है कि जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो आपको 4 बजे तक कैसे भी करके शाम तक मुझे इन्फॉर्म कर देना है कि सर मैंने आज की वीडियो देख ली है। और इन्फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे अपना नाम, आपकी ब्रांच का नाम और आपका प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में जो क्लास टीचर के रजिस्टर में रोल नंबर था वो रोल नंबर आप मुझे लिख के क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। या फिर जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दीजिए तो भी मुझे वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी पैरेलली चल रही है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे आपका जो भी मार्किंग होती है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो जो है डेली ही देखना पड़ेगा और शाम 4 बजे तक आप कैसे भी करके मुझे आपका अटेंडेंस सेंड कर देंगे। तो देखिए, ये हम लोग का एक सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का एक कोर सब्जेक्ट है। जैसे आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा है, हाइड्रोलिक्स पढ़ा है, इसी तरह का ये सब्जेक्ट है। आगे भी ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा, ये सब्जेक्ट आप प्रोडक्शन वाले भी पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल वाले भी पढ़ेंगे, कैड के भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो सभी ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप जो स्क्रीन पे जो भी चल रहा है टॉपिक वो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और जहाँ पे जो स्क्रीन पे वो तो लिख ही लीजिएगा। और जहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ भी आप अपने शब्दों में दोबारा सुन के लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। और अगर कुछ पूछना हो तो या तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा मैसेज सेंड करके, और या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें बेसिक है एक मेट्रोलॉजी क्या है और कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। तो चलिए इसकी हम आज शुरुआत करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर हम मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें जो शब्द आ रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे हमको ये लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है, उसकी कोई पोजीशन है, किसी एंगल पे वो है, किसी सर्टेन सिचुएशन में है जिसको हमको मेज़र करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है और किस सिचुएशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट के लिए यूज़ होगा, यही पूरे सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है। अच्छा, मापन या मेज़रमेंट की हम बात करें तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीवन में चारों तरफ विद्यमान है। कैसे देखते हैं, जैसे कि आप समझो कि आप बाइक चलाते हो तो उसमें होता है हमारा स्पीडोमीटर। तो वो हमको इंडिकेट करता रहता है कि हमारी बाइक किस स्पीड पे चल रही है। एक और होता है फ्यूल कंजम्पशन का भी मीटर होता है, तो उससे आपको पता लगता रहता है कि भाई कितना पेट्रोल हमारे बाइक में भी बचा हुआ है। तो उससे आप ये डिसीजन ले पाते हो कि कब हमको पेट्रोल लेना है, कब नहीं लेना है। एक है मेडिसिन का कंपोनेंट। मेडिसिन कंपोनेंट इन द सेंस कि जैसे आप कोई भी दवा खरीदो तो उसके पीछे उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हैं उस दवा में वो लिखे रहते हैं। ठीक है, तो वो भी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी होती है, उतनी मात्रा में ही वो कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, ना ही कम रहेंगे। एक जितना रिक्वायर्ड उतने ही रहते हैं। तो जो रिक्वायर्ड मात्रा है उतने कंस्टिट्यूएंट उस दवा में मौजूद हों, वो भी तो हम कहीं किसी चीज़ से मेज़र करके ही पता लगा सकते हैं ना। तो ये हो गया। फिर एयर प्रेशर गेज, जैसे आप अपने टायर में हवा भराते हो तो आप क्या
30 या 32 रखते हो PSI, लेकिन और उससे कम होता है तो उससे कम होगा तो भरवाओगे, और अगर इनके ज़्यादा भर गया तो आप उसको कम कराते हो। तो ये भी हमको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हवा का प्रेशर का मेज़रमेंट ही कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर है तो इससे हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। स्क्रू गेज भी वही है, भाई तार की मोटाई, पतले से पतले तार की मोटाई कितनी है। तो बेसिकली हम ये सब देख पा रहे हैं कि भाई जिस तरह का मेज़रमेंट है उसी हिसाब से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी बदल रहा है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ मेज़र करने के मैकेनिज़्म होते हैं, वो सब भी थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है इसमें, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जो मेज़रमेंट है ये हमारे आसपास चारों तरफ किसी न किसी रूप में विद्यमान है, लेकिन हमको इसमें पढ़ना है अपने अपने ब्रांच के पर्पज़ से, मतलब मैकेनिकल में जो मेज़रमेंट यूज़ होता है उसके पर्पज़ से पढ़ना है, और वही इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ने हैं। तो इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। देखिए, मेट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रो और लॉजी। मेट्रो का मतलब होता है मेज़रमेंट, लॉजी मतलब साइंस। तो अगर एक वर्ड में कहें कि मेट्रोलॉजी क्या है, तो ये साइंस ऑफ मेज़रमेंट है, मतलब मापन का विज्ञान। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और शब्द है मेटियोरोलॉजी। तो मेटियोरोलॉजी मतलब ये होता है मौसम विज्ञान। तो आप कभी गलती से ये ना लिख दें कि मेट्रो है तो मेट्रो की स्पेलिंग आप मेट्रोलॉजी ही लिखेंगे, METROLOGY। ये कभी नहीं लिखेंगे कि METEOROLOGY, ठीक है, क्योंकि पूरा ही फिर उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। अब इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित करने के लिए विभिन्न मानक, मापन यंत्रों तथा मापन प्रक्रियाओं का अध्ययन मापनिकी अथवा माप विज्ञान कहलाता है। तो इस लाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, वो पर्टिकुलर किसी झुकाव पे है, उसके शेप या साइज का मेज़रमेंट है, तो उसकी किसी भी पोजीशन का अगर हमको मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो मैकेनिज़्म है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर ही उसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि भाई किस किस क्षेत्र में ये मेट्रोलॉजी का यूज़ होता है। तो देखो, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंस्पेक्शन में यूज़ होता है, निरीक्षण कार्य में आपका जो भी फाइनल गुड्स है जो प्रोडक्शन के बाद आपका आ रहा है, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो एक सर्टेन पहले आपके पास स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है। आप चाहते हो कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो भी उसी के से शेप और साइज का हो। तो आप क्या करते हो कि कंपैरिजन करते हो आपके जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उससे आपके फाइनल प्रोडक्ट के डायमेंशन का, ठीक है। तो ये डायमेंशन के इस डायमेंशन को चेक करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि गुण स्तर के लिए उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण। मतलब इसमें क्या है कि आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो कितने भी वॉल्यूम में, लेकिन आपका एक कंसर्न ये भी है कि आपका जो फाइनल गुड्स प्रिपेयर हो रहा है उसकी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो सर्टेन क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे जो हमको चाहिए। तो ये जो क्वालिटी वाला टर्म है ये प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे क्या करता है, एक कैप लगाता है, ठीक है। तो हमको प्रोडक्शन करना है बट उतने लेवल पे हम कर सकते हैं, उतनी मात्रा में ही कर सकते हैं कि हमारा जो फाइनल गुड्स है उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसके लिए भी हम मेज़रमेंट का यूज़ करेंगे, मेट्रोलॉजी का ही यूज़ करेंगे। फिर अगला पॉइंट है मापन यंत्रों का कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी हमारे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके रेफरेंस वैल्यू को हम पहले सेट कर देते हैं, और रेफरेंस वैल्यू सेट हो जाती है उसके बाद से हम देखते हैं कि जो भी मेजरिंग क्वांटिटी है, जो भी मेज़रमेंट है वो कितना डेविएट कर रहा है।
जैसे मान लो कि हमारा कोई स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, तो उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग, उसको पहले कैलिब्रेट कर लें। मतलब उसकी डायमेंशन को हम मान लो 0 मान लिए, और जो हमारा फाइनल गुड्स आ रहा है उसकी डायमेंशन को अब उस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के रेफरेंस में जो साइज़ है वो कितना बड़ा और छोटा है। अगर लिमिट में है, एक्सेप्टेड लिमिट में है, तो हम वो फाइनल गुड को फर्दर आगे प्रोसीड कर देते हैं कि ये कंज्यूम हो जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर से हम उसको मॉडिफाई करते हैं। फिर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। भाई आप लेथ पे काम करते हो, शेपर पे तो आप नहीं किए होगे, लेथ पे काम करते हो, फिर ड्रिलिंग मशीन आप यूज़ किया होगा और ग्राइंडिंग यूज़ किया होगा। तो ये सब में आप क्या करते हो, आप टूल का यूज़ करते हो, तो टूल एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही तो होता है। तो उसमें आपको जो भी ग्रूव होता है उसमें आपको टूल को अलाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबका यूज़ करते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर, ये आपका एक चैप्टर है, ठीक है। सरफेस पैरामीटर इन द सेंस कि सरफेस की जो रफनेस है वो कितनी है, कितना सॉफ्ट है, ये सब हम इसमें चेक करने के लिए मेज़रमेंट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, स्कोप ऑफ मेजरमेंट कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दूसरा है, अगला है हमारा मेथड ऑफ मेज़रमेंट, मतलब कितने तरीक़ों से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। प्राइमरी मेज़रमेंट है, मतलब प्रथम श्रेणी की माप, द्वितीय श्रेणी की माप और तृतीय श्रेणी की माप। तो देखिए ये आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ के चलिएगा। देखिए प्रथम श्रेणी की माप में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास कई सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं कि इस वाले मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि जिनसे प्राइमरी मेजरमेंट करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनसे हम द्वितीय श्रेणी की माप करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसे हम तृतीय श्रेणी की माप करते हैं। तो ये माप की श्रेणियाँ क्या क्या हैं ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए प्राइमरी मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा और हमारा जो ऑब्जर्वेशन का रूपांतरण है वो नहीं होता। मतलब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा लेते हैं कि भाई इस समय की स्थिति क्या है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है, और हम तो इन जनरल तो अभी तो हम स्केल से यूज़ करते हैं, स्केल है हमारे पास तो हम उसके हिसाब से अपना यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास स्केल नहीं होता और आपके पास कोई सर्टेन लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है पर्टिकुलर साइज़ की, और आप चाहते हैं कि इसी के जैसा हमारा जो भी एक आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उसकी साइज़ और शेप एक्सेप्टेड है, आपको पता है कि हमारा अगर प्रोडक्ट इस साइज़ शेप का रहे तो हमारे लिए फार बेटर है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका फाइनल गुड्स आ रहा है, आप चाहते हो कि हमारे फाइनल गुड का जो साइज और शेप है वो हमारे ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के बराबर ही रहे। तो आप वहाँ पे आप अपना ये नहीं करोगे कि स्केल से मेज़र करोगे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके साइज और शेप को मेज़र करोगे स्केल से, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप सीधे कंपेयर कर लोगे जो आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उसकी डायमेंशन और आपके जो फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डायमेंशन, दोनों सिमिलर हैं तो आप अपना फाइनल गुड्स फर्दर आगे प्रोसीड करा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंपल एक अपना कंपैरिजन के थ्रू ही क्या कर लिया, मतलब पहले लिया दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ को लेके कंपेयर कर लिया और हमको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी नहीं। ऐसे ही दूसरा यह है कि रंगों की तुलना करके अज्ञात तापमान का अनुमान लगाना। हम देखो जैसे हमारा ये जो आयरन की रॉड होती है या आयरन होता है, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, रेडनेस बढ़ने लगती है, उसका रंग लाल होने लगता है। तो हम ये कह देते हैं ना बहुत आराम से कि जो अगर मान लो किसी लोहे को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका एक पोर्शन बहुत ज़्यादा लाल हो गया है और एक पोर्शन थोड़ा कम लाल है, तो जो पोर्शन ज़्यादा रेड है उस हमको एकदम पता रहता है कि ये ज़्यादा ही क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरह का अनुमान, इस तरह का भी मेज़रमेंट, जैसे यहाँ पे हम तापमान के ज़्यादा होने का एक अनुमान लगा रहे हैं,
तो इस तरह के मेज़रमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेज़रमेंट। तो जो प्राइमरी मेज़रमेंट होता है वो इंडिकेटिव होता है, बहुत एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे सकता है हमको, ठीक है। तो हम एक जनरल आइडिया लग जाए ऐसे मेज़रमेंट में को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेज़रमेंट कहते हैं। इसका बहुत हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है प्राइमरी मेज़रमेंट में, ठीक है। अब सेकेंडरी मेज़रमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम पहला अपना ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब किसी चीज़ को अगर हमको मेज़र करना है तो इंस्ट्रूमेंट से मान लो कांटेक्ट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आती है इंस्ट्रूमेंट में वो एक अनदर क्वांटिटी में क्या हो जाती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद से हमको जो वैल्यू या रीडिंग मिलती है वो हमारी बेसिकली यूज़फुल होती है। मतलब इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमको कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका कुछ मेज़र करना है, कुछ साइज या शेप, टेम्परेचर या प्रेशर कुछ मेज़र करना है, तो जो सा भी इंस्ट्रूमेंट हम उस टेम्परेचर या प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस तो फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, बट उस रीडिंग की वैल्यू दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वो जो फाइनल रीडिंग आती है वो हमारी वैल्यूएबल है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। देखो जैसे टेम्परेचर मेज़रमेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर मेज़रमेंट है, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये कॉलम है, एक थर्मामीटर वाली जैसे कॉलम होता है ना, वैसे सेम है। तो इसमें क्या है, इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि इस थर्मामीटर को जो कांटेक्ट सरफेस है उससे क्या संपर्क में लाओगे, तो चूँकि हीट का क्या है और टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट के कारण क्या होगा, पारा इसमें स्केल में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो हमको इसमें बेसिकली सिचुएशन में चेंज हो रही है पारे के, लेकिन हमको मेज़रमेंट कहाँ से मिल रहा है, जो स्केल पे रीडिंग है, ठीक है। तो मतलब पारे की जो लेंथ है वो उसके चेंज के कारण हमको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेज़रमेंट। तो यहाँ पे एक इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं। देखो पहले वाले ब्लॉक में, एक सेकेंड, ये पहले वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है मापी जाने वाली वस्तु, ठीक है। मतलब आपका जो भी थर्मामीटर आपने कांटेक्ट में ले गए, जो सभी सरफेस है उसको उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो पहली बार क्या हुआ, पहला चीज़ क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है। अब ये टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा, जो पारे का कॉलम है, पारे की जो हाइट, जो ग्लास में जो भी हाइट है उसमें चेंज करेगा, ठीक है। तो मतलब पारे का जो हाइट है कॉलम में वो चेंज होगा, क्योंकि पारा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा ना, जब उसका टेम्परेचर आप ज़्यादा करो उसको जब हीट प्रोवाइड करोगे तो, ठीक है। तो अब चूँकि एक्सपेंड कर रहा है ये पारा, तो जो ये कॉलम है ग्लास वाला, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो पारे का कॉलम है उसमें क्या होता है, चेंज आता है। तो उसको हम ऑब्जर्वेशन स्केल पे सेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट है, हीट के कारण जो पारे की सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, पारा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करने के कारण हमको एक नई वैल्यू मिल रही है स्केल पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेज़रमेंट। सेम चीज़ हमारे इसमें होती है, ये प्रेशर मेज़रमेंट में, कि हमारा जो प्रेशर गेज होता है उसको हम क्या उसको एक जहाँ भी जिस एरिया का प्रेशर मेज़र करना है उसे कांटेक्ट में ले जाते हैं। तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो भी हमारा फ्लूइड है या हवा है वो डिस्प्लेस होती है। तो उससे तो हमको कोई मेज़रमेंट नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा ये प्रेशर गेज है इसमें जो भी एक फ्लूइड होता है, तो चूँकि प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर डिस्प्लेस हो रही है, तो एयर के डिस्प्लेस होने से इस फ्लूइड की हाइट में, इस फ्लूइड का जो पोजीशन है उसमें भी चेंज आता है, और वो चेंज को हम एक स्केल पे मेज़र कर लेते हैं। तो फिर स्केल में चेंज आने के कारण जो प्रेशर में चेंज आ रहा है उसको करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एसोसिएटिव मेज़रमेंट है। तो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें रूपांतरण होता है एक बार ही होता है। ये तृतीय श्रेणी की माप, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जो रूपांतरण है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, या ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, ये 2 बार ही होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल एक समझ लेते हैं, शाफ्ट का रोटेशन हमको मेज़र करना है, तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। पहले वाले ब्लॉक में क्या है कि मापी जाने वाली वस्तु है, तो मापी जाने वाली वस्तु यहाँ पे क्या होगी, अगर हम शाफ्ट का रोटेशन कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो जो घूर्णन शाफ्ट है, जैसे देखो यहाँ पे ये टैकोमीटर हमने यूज़ किया है और इसका रोटेशन हमको, ये जो मोटर लगी हुई है, शाफ्ट जो है इसमें, इसका रोटेशन हमको क्या करना है, मेज़र करना है। तो हमने टैकोमीटर और इस शाफ्ट को क्या है कांटेक्ट में लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो शाफ्ट का घूर्णन है उसके कारण ये टैकोमीटर में जो हमारा इंसर्टिंग एलिमेंट है वो भी क्या होगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब ये जो टैकोमीटर का जो कांटेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो रोटेट करेगा, तो इसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसलेशन होगा। तो ये है फर्स्ट रूपांतरण, क्योंकि टैकोमीटर में क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होते हैं। ठीक है, ये रोटेशन को सेंस कर सकते हैं, तो उनके रोटेशन, उनके सेंस करने के कारण इससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है इसमें। ठीक है, तो वोल्टेज में भी डिफरेंस आता है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वोल्टेज में डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये जो वोल्टेज डिफरेंस है वोल्ट मीटर पे आता है, वोल्ट मीटर में जब भी डिफ्लेक्शन शो होगा तो क्या होगा कि वो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। मतलब आपका रोटेशन हो रहा है यहाँ पे शाफ्ट में, लेकिन ऑब्जर्वेशन किस फॉर्म में मिल रहा है, जो वोल्ट मीटर है उसके डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, उसकी सर्टेन वैल्यू का वोल्टेज है उसके फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी मेजरमेंट। तो इसमें क्या हो, तो जो हमने पढ़ा मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रथम श्रेणी की माप, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रथम श्रेणी की माप देते हैं। इनमें क्या होता है प्रथम श्रेणी की माप में कि डायरेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से ही हम इंडिकेटेड वैल्यू का अंदाज़ लगा लेते हैं। द्वितीय श्रेणी की माप में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पहला तो हमारा कांटेक्ट होगा इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन वो फर्स्ट कांटेक्ट हमको कोई रीडिंग नहीं देगा। उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का पहले क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रीडिंग आएगी, जो वैल्यू आती है, वो हमको एग्जैक्ट वैल्यू देती है किसी भी चेंज का। और टर्शरी में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन होता है वो दो बार होता है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने देखी, प्राइमरी में हमने देखा था कि हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो अगर हम हर ही चीज़ का कंपैरिजन करते रहें और हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट कर ले, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी कि भाई किस चीज़ की कितनी लेंथ है, किसकी क्या हाइट है। तो इसके लिए क्या हुआ कि सारी कंट्रीज़ ने मिल के एक कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, वो हम देखते हैं। जैसे यार्ड, क्या जैसे हम अगर लेंथ के रिगार्डिंग देखें तो 3 तरह के होते हैं। यार्ड भी दूरी का मात्रक होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यार्ड यूज़ किया जाता है इन जनरल। मीटर भी दूरी के लिए ही यूज़ किया जाता है, और एक तरंगदैर्ध्य का मानक होता है। ये सब स्टैंडर्ड हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर दूरी को मान लिया गया है कि इतनी दूरी को हम 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, ये माना हुआ है, ये हर जगह के लिए वैलिड है, पूरी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। इतनी अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है जितना हम लोगों ने सेट किया हुआ है, तो उसको हम 1 मीटर कह देंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे मतलब का मीटर है यहाँ पे, क्योंकि हम मीटर में ही पढ़ते हैं, तो मीटर को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, देखिए एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर, ये एक स्टैंडर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कुछ ऐसा दिखता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और एक्चुअली में ये ऐसा है यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ है। तो जब इस इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसमें जो ये वाला प्लेन है, ये वाला ये प्लेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्लेन।
ठीक है। तो इस न्यूट्रल प्लेन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं, 1 मीटर। ये जो लिखा है ना, इसकी दूरी को नहीं बोलेंगे, इसकी दूरी को नहीं। ये जो न्यूट्रल प्लेन है, ये जो न्यूट्रल प्लेन है, इसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की दूरी को 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हमने सेट किया हुआ है। ऐसे ही वेवलेंथ के टर्म्स में भी हमारा 1 मीटर की डिफिनीशन है कि क्रिप्टन 86 आइसोटीन होता है। ठीक है, तो वैक्यूम में क्या करता है, ऑरेंज रेडिएशन देता है। तो इस रेडिएशन की जो ये पर्टिकुलर तरंगदैर्ध्य है, इसको हम 1 मीटर बोलते हैं। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपको अगर इस पर ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, कि आपको बस पता हो कि ये मीटर हम इतना यूज़ करते हैं, तो ये एक्चुअली में आया कहाँ से है। तो आपको अगर ये आप थोड़ा अगर अपने माइंड में रखें तो अच्छी बात है। ठीक है, अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है, मापन संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, तो देखिए पहला हम प्रिसीशन लेते हैं। प्रिसीशन मतलब सूक्ष्मता होती है। इसमें आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा, देखो नाम से पता लग रहा है सूक्ष्मता, मतलब कि मान लीजिए आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और उससे आप एक पर्टिकुलर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मेज़र कर रहे हो। मान लो ये है और ये है। तो प्रिसीशन मतलब ये होता है कि जब भी आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मेज़र करो, तो मान लो आपका आता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम स्थिति में आप कितनी बार भी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मेज़र करो तो 10 सेंटीमीटर ही आए। देखो इसमें तो क्या हो रहा है कि ये तो 10 सेंटीमीटर है का स्केल है, मतलब इसका मिनिमम 1 सेंटीमीटर, ये जो स्केल है 1 सेंटीमीटर को बता सकता है। तो इसमें बहुत एरर के चांसेस नहीं है। लेकिन जैसे हमारा माइक्रोमीटर होता है और वर्नियर होता है, तो ये सब क्या करते हैं, दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान बाद तक भी मेज़रमेंट दे सकते हैं। तो मान लो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट अल्पतमांक, मतलब कम से कम वो 0.1 mm को माप सकता है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक बारी में आती है 10.02, ठीक है, mm, 10.02 mm आती है। हमने फिर से क्या किया, फिर से हमने इसी इंस्ट्रूमेंट से सेम सिचुएशन में सेम पॉइंट्स के बीच की दूरी को मेज़र किया। तो अब की बार मान लो हमारा गया 10.03 mm, ठीक है। फिर हमने मेज़र किया एक बार, फिर हमारा आ गया 0.2 mm। फिर हमने कई बार मेज़र किया तो अभी भी हमारा 0.2 mm आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर सेम सिचुएशन में सेम बिंदुओं के बीच की दूरी को मेज़र करें एक इंस्ट्रूमेंट से, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा कि एक मापन यंत्र, मतलब कॉमन, हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करना है। और तब भी किसी भी सिचुएशन में कितनी बार भी आप मेज़र करो और सेम वैल्यू आ रही है, तो वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है समान स्थिति में किसी मापन यंत्र द्वारा एक माप की ली गई पाठ्यांकों में जितनी समानता होगी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पाठ्यांकों में जितनी समानता होगी वह उतना सूक्ष्म प्रिसीशन कहलाएगा, वह उतना सूक्ष्म कहलाएगा। यहाँ पे प्रिसीशन नहीं होगा, प्रिसाइज होगा, वो उतना सूक्ष्म कहलाएगा। और मापन यंत्र के इस गुण को क्या कहेंगे, सूक्ष्मता कहेंगे या प्रिसीशन कहेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिसीशन या सूक्ष्मता। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी, यथार्थता। एक्यूरेसी हमको सुनने में ही समझ में आ रहा है कि कितना करेक्ट है, कितना सही वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कह रहे हो कि कोई चीज़ सही है या गलत है, तो इसका मतलब, जैसे मान लो आपने एक चीज़ कहा कि कोई चीज़ सही है, यानी कि किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में सही है, या कोई चीज़ गलत है यानी कि कोई चीज़ के रिस्पेक्ट में वो चीज़ गलत है, मतलब पहले कोई चीज़ सही थी तभी उसके रेफरेंस में कोई चीज़ गलत है। ठीक है, मतलब
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, एक्यूरेसी मतलब आप क्या कह सकते हो कि मान लो 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको पता है, ठीक है, वास्तविक मान आपको पता है 10 सेंटीमीटर। अब आपने दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट लाए, ठीक है, उससे आपने मेज़र किया तो ये आ गया 10.1 सेंटीमीटर। तीसरा कोई इंस्ट्रूमेंट लाए, उससे आ गया 10 पॉइंट मान लो आप 08 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको पता है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन 1 है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन 2 है। तो देखो पॉइंट तो यहाँ पे हमारा सेम ही है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे चूँकि हर चीज़ें सेम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये वैल्यू हमको पता होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट इस स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना डेविएशन देगा, जितना अलग रीडिंग देगा, जितनी अधिक, वो इंस्ट्रूमेंट उतना कम एक्यूरेट होगा। और जो इंस्ट्रूमेंट इस स्टैंडर्ड वैल्यू के जितना निकटतम मान देगा मेज़रमेंट का, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के लिए हम एक रेंज ऑफ एरर हमको मिलता है, ठीक है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इतने रेंज ऑफ एरर तक अगर हमारा मापन में इतनी रेंज ऑफ एरर है तो ठीक है। अगर रेंज ऑफ एरर से एक्सीड कर जाता है जो भी मेज़रमेंट है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या है, देखिए ये भी थोड़ा नाम से पता ही लग रहा है कि कितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखिए मैंने लिखा है, मापन यंत्र द्वारा किसी राशि की माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सक्षमता उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है। मतलब यही कि आप जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे कितना छोटी से छोटी वैल्यू को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। जैसे देखिए हमारी नॉर्मल स्केल है तो वो मिनिमम 1 mm को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। और अगर वो ये माइक्रोमीटर की बात करें, ये जो आपको फिगर में है, तो माइक्रोमीटर क्या कर सकता है, 0.01 mm को मेज़र कर सकता है। और इसकी डिफिनीशन में एक परिभाषा है कि सेंसिटिविटी की कि छोटे से छोटे अंतर को, माप के छोटे से छोटे अंतर को मापने की सक्षमता को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 mm को ही माप पा रहा है और माइक्रोमीटर क्या कर रहा है, 0.1 mm को माप सकता है। तो हमारा माइक्रोमीटर नॉर्मल स्केल के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा ही सेंसिटिव है। अच्छा मान लो कोई और इंस्ट्रूमेंट होता, मान लो इंस्ट्रूमेंट 3 होता, एक सेकेंड, कोई इंस्ट्रूमेंट 3 होता, इसका जो लीस्ट काउंट है वही कम से कम 0.001 mm को मेज़र कर सकता है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता, ये इस माइक्रोमीटर से भी क्या हो जाता, सेंसिटिव हो जाता। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट 3 की, इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज़्यादा हो जाती, ठीक है। रिपीटेबिलिटी क्या होती है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि भाई जो हम रीडिंग लेंगे कई बार लेंगे। तो देखिए इसका लिखा है, समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के पाठ्यांकों को दोहराने की क्रिया रिपीटेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने फर्स्ट ईयर में, अप्लाइड में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, थर्मल में भी आपने किए हैं। तो आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो ऑब्जर्वेशन लेते थे, तो ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर रहे, इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो एकदम स्पेसिफिक आए, करेक्ट आए, इसके लिए आप कई सारे ऑब्जर्वेशन लेते थे। उसके बाद उनका क्या ले लेते थे, मीडियन ले लेते थे, एवरेज ले लेते थे। तो यही रिपीटेबिलिटी है कि मान लीजिए आपको, वही इसी एग्जांपल समझ लेते हैं, सॉरी, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है,
इसको आपको मेज़र करना है, 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए, एक बार आया, दूसरी बार भी आपने मेज़र किया तो भी 10 सेंटीमीटर, तीसरी बार भी 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो रहा है, बार बार आप मेज़र कर रहे हो, बार बार सेम रीडिंग आ रही है, तो मतलब रिपीटेबिलिटी इसकी सही है। मतलब समान परिस्थिति में आप सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आप सेम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो और बार बार एक ही आ रहा है तो उसकी रिपीटेबिलिटी ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। देखिए, आप लोग वर्कशॉप में काफ़ी काम करते हैं, ठीक है, कई सारी मशीनों पे आप वर्क करते हैं। तो हम भाई मशीनें हैं, तो मशीन में कई सारे पार्ट होते हैं, और जब मशीन यूज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट्स होते हैं उनमें वियर और टीयर आता है। वियर और टीयर आएगा तो पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ जाएगा। तो अब देखो, अगर अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्ट होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई इतने इतने साइज़ का पार्ट है। अगर हम ये स्टैंडर्ड सेट ना करें तो हर मशीन के लिए हर पार्ट अलग अलग ही हो जाएगा, और फिर हर मशीन के लिए पर्टिकुलर पार्ट हमको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। मतलब आपका कोई मशीन है, उसमें कोई पार्ट ख़राब हुआ, अब वो कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बना नहीं है, तो जब वो ख़राब हो जाएगा ना तो उसको चेंज करने के लिए हमको फिर से वो पार्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन है नहीं। तो इंटरचेंजेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पार्ट टीयर डाउन हो जाता है और सही से वर्क नहीं करता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए हम जो भी पार्ट्स होते हैं उनका जो भी डायमेंशन होता है उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करते हैं, कि अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसकी जगह पे हम नए वाले पार्ट को आसानी से क्या कर सकें, आसानी से उसको नए वाले पार्ट को पुराने वाले की जगह रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है कि उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत अवयवों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर उनमें किसी बदलाव के बिना परेशानी के उन्हीं जैसे पुराने या घिसे हुए टूटे फूटे अवयव के स्थान पर उसी आकार प्रकार के किसी भी नए अवयव को तुरंत बदला जा सके। मतलब ये बेसिकली रिप्लेसमेंट से इसका मोटिव है इंटरचेंजेबिलिटी का। बाकी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये लिमिट, फिट और टॉलरेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद ही हम पढ़ लेंगे, तो उसमें आपको एकदम से ये समझ में आएगा।